हेलो फ्रेंड्स, ये फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का हम लोग पेपर 2 पढ़ रहे हैं। पेपर 2 का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार के नाम लिखिए। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार के नाम लिखिए। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? आप लोग बता दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सामान्य कोकिला और स्वतंत्र कोकिला जैसे उपनामों से विख्यात सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 कब हुआ? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। काव्य सेनानी और स्वतंत्र कोकिला जैसे उपनामों से विख्यात सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को नाग पंचमी के दिन प्रयागराज इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 16 अगस्त 1904 को। एक बार फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प के अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प के अभिलाषा कविता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी है। क्वेश्चन नंबर 22, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? काव्य सेनानी और स्वतंत्र कोकिला जैसे उपनामों से विख्यात सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को नाग पंचमी के दिन प्रयागराज इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को नाग पंचमी के दिन प्रयागराज इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रसाद के काव्य संसार पर प्रकाश डालिए। यदि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों के समग्र विकास को तीनों चरणों में विभाजित करें। यदि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों के समग्र विकास को 3 चरणों में विभाजित करें तो पाएंगे कि चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक एवं झरना पहले चरण में आती है। यदि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों के समग्र विकास को 3 चरणों में विभाजित करें तो पाएंगे कि चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक एवं झरना पहले चरण में आती है तथा कामायनी तीसरे चरण में लिखी गई है। चित्राधार में ब्रज भाषा की कविताएं संकलित है। कानन कुसुम की रचनाएं प्रायः इतिवृत्तात्मक है। महाराणा का महत्व यह कृति अतुलकांत छंदों में लिखी गई है। प्रेम पथिक की भाव प्रविधि में विस्तार दिखाई देता है। झरना से छायावाद का आरंभ माना जाता है। आंसू प्रसाद जी का अन्यतम विरह काव्य है। लहर में प्रसाद के अनेक प्रतिनिधि कवि संकलित है। कामायनी में सर्वांगपूर्ण जीवन दर्शन, नारी पुरुष का संपूर्ण चित्रण और नवीन परिस्थितियों का व्यापक निरूपण है। फिर से एक बार देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रसाद का नाम है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद के काव्य संसार पर प्रकाश डालिए। तो यदि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों के समग्र विकास को 3 चरणों में विभाजित करें तो पाएंगे चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक एवं झरना पहले चरण में आती है। कामायनी तीसरे चरण में लिखी गई है। चित्राधार ब्रजभाषा की कविताएं संकलित है। कानन कुसुम की रचनाएं प्राय इतिवृत्तात्मक है। महाराणा का महत्व यह कृति अतुलकांत छंदों में लिखी गई है। प्रेम प्रतीक की भाव प्रविधि में विस्तार दिखाई देता है। झरना से छायावाद का आरंभ माना जाता है। आंसू प्रसाद जी का अन्यतम विरह काव्य है। लहर में प्रसाद के अनेक प्रतिनिधि गीत संकलित है। कामायनी में सर्वांगपूर्ण जीवन दर्शन, नारी पुरुष का संपूर्ण चित्रण और नवीन परिस्थितियों अर्थात नई परिस्थितियों का व्यापक निरूपण है। तो ये था प्रसाद के काव्य संसार पर प्रकाश इस तरह से डाला गया है। आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है। निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार निराला का जन्म माघ शुक्ल 11 सनवत 1955 तदनुसार 29 फरवरी 1899 को राम सहाय तिवारी के घर में हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार निराला का जन्म माघ शुक्ल 11 सनवत 1955 तदनुसार 29 फरवरी
1899 को राम सहाय तिवारी के घर में हुआ। सौष्ठववादी आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार सन 1911 में निराला जी का विवाह राय बरेली जिले डलबऊ नामक स्थान के निवासी श्री रामदयाल दुबे की पुत्री मनोहरा देवी से संपन्न हुआ। निराला जी की पुत्री सरोज का विवाह 1930 में श्री शिवशेखर द्विवेदी के साथ हुआ। लक्ष्मी बीमारी के बाद सन 1935 में सरोज की मृत्यु हो गई, अर्थात निराला की पुत्री का नाम है सरोज, तो निराला की पुत्री की मृत्यु सन 1935 ईस्वी में हो गई। निराला जी का देहांत सन 15 अक्टूबर 1961 रविवार को चित्रकार कमला शंकर के दारागंज इलाहाबाद वाले मकान में प्रातः 9:30 पर हुआ। फिर से एक बार देखेंगे निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार निराला का जन्म माघ शुक्ल 11 संवत 1955 तदनुसार 29 फरवरी 1899 को राम सहाय तिवारी के घर में हुआ। सौष्ठववादी आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार 1911 ईस्वी में निराला जी का विवाह रायबरेली जिले के डलमऊ नामक स्थान के निवासी श्री रामदयाल दुबे की पुत्री मनोहरा देवी से संपन्न हुआ। निराला जी की पुत्री सरोज का विवाह सन 1930 में श्री शिवशेखर द्विवेदी के साथ हुआ। लंबी बीमारी के बाद सन 1935 ईस्वी में सरोज की मृत्यु हो गई। निराला जी का देहावसान 15 अक्टूबर 1961 रविवार को चित्रकार कमला शंकर के दारागंज इलाहाबाद वाले मकान में प्रातः 9:30 पर हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, जागो फिर एक बार कविता का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। जागो फिर एक बार शीर्षक दो कविताएं ने निराला ने देश की आजादी। जागो फिर एक बार शीर्षक से दो कविताएं निराला ने देश की आजादी से पूर्व लिखी है। इन कविताओं में महाप्राण निराला पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े भारतीयों को भारत के वीर पुरुषों, योद्धाओं तथा देशभक्त एवं बलिदानी अमर शहीदों की याद दिलाकर देशवासियों के पौरुष एवं पराक्रम को ललकारते हैं और देशवासियों से अपेक्षा करते हैं कि वे अंग्रेजों के साम्राज्य एवं आधिपत्य की बेड़ियों को तोड़कर फेंक दें। इस कविता में निराला ने राष्ट्रीय एकता का प्रबल स्वर मुखरित किया है। वास्तव में यह कविता निराला का जागरण गीत है। निराला की इस कविता की उक्त विशेषताएं ही उनको सामान्य से विशेष बनाती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निराला उपनाम को सर्वाधिक ख्याति किस पत्र में मिली? मतवाला। उस पत्र का नाम है मतवाला। निराला उपनाम को सर्वाधिक ख्याति किस पत्र में मिली? मतवाला। क्वेश्चन नंबर 27 है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। ये इम्पोर्टेंट है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ किसकी रचना है? बालकृष्ण नवीन की शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन पर टिप्पणी कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक जीवन, संघर्ष और उपलब्धियां। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन और संघर्ष को संक्षेप में इस प्रकार देखा जा सकता है। वर्ष 1968 से 1973 तक वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वे 8 बार लोकसभा के और राज्यसभा के 2 बार सदस्य रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला। इसे देखेंगे एक बार। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन पर टिप्पणी, संघर्ष एवं उपलब्धियां। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक और संघर्ष संक्षेप में इस प्रकार से है। वर्ष 1968 से 1973 तक वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वे 8 बार लोकसभा के और राज्यसभा के 2 बार सदस्य रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला। क्वेश्चन नंबर 26 भी फिर से देख लेते हैं। निराला उपनाम को सर्वाधिक ख्याति किस पत्र में मिली? मतवाला। और क्वेश्चन नंबर 27 है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 भी इंपॉर्टेंट है।
मातृवंदना का भावार्थ प्रस्तुत कीजिए। तो भावार्थ देखते हैं मातृवंदना का। कवि मातृभूमि की वंदना करते हुए भारतीयों के कष्ट हरने की प्रार्थना करता है। वो निवेदन करता है कि उसके बलिदान को स्वीकार कर मातृभूमि की सेवा करने का अवसर दे। मातृवंदना का भावार्थ प्रस्तुत कीजिए। भावार्थ है, कवि मातृभूमि की वंदना करते हुए भारतीयों के कष्ट हरने की प्रार्थना करता है। वो निवेदन करता है कि उसके बलिदान को स्वीकार कर मातृभूमि की सेवा करने का अवसर दे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 बालकृष्ण शर्मा नवीन पर टिप्पणी कीजिए, भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। द्विवेदी युग के समादृत कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 को ग्वालियर राज्य के भयाना नामक गांव में हुआ। बालकृष्ण शर्मा का जन्म 8 दिसंबर 1897 को ग्वालियर राज्य के भयाना नामक गांव में हुआ। 1917 में स्कूली शिक्षा पूरी कर गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर आश्रम में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। तभी 1920 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर पढ़ाई छोड़ दी। इसने बालकृष्ण शर्मा ने व्यवहारिक राजनीति में शामिल हो गए और फिर जीवन पर्यंत राजनीति से उनका नाता बना रहा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य, संसद सदस्य और राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर से देखेंगे, द्विवेदी युग के समादृत कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 कब हुआ था? 8 दिसंबर 1897। बालकृष्ण शर्मा का जन्म 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को ग्वालियर राज्य के भयाना नामक गांव में हुआ था। 1917 में स्कूली शिक्षा पूरी कर गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर आश्रम में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। तभी 1920 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर पढ़ाई छोड़ देश की व्यवहारिक राजनीति में शामिल हो गए और फिर जीवन पर्यंत राजनीति से उनका नाता बना रहा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य, संसद सदस्य, राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे देखते हैं, वर्ष 1921 से 23 के दौरान वो प्रभा पत्रिका के संपादक रहे और गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात 1931 में प्रताप के प्रधान संपादक का उत्तरदायित्व संभाला। इन पत्र पत्रिकाओं में अभिव्यक्त उनकी संपादकीय टिप्पणियों को उनकी निर्भीकता और मुखरता के लिए सराहा गया है। वो एक ओजस्वी वक्ता भी थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि निम्न है, जो कि इस प्रकार से है। सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ मिश्र, मोहनलाल महतो वियोगी, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 32 है। आप लोग बता दो, क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाया झांकी हिंदुस्तान की, या किसका गीत है? 1954 में आई डायरेक्टर सत्यन बोस की फिल्म जागृति, फिल्म का नाम है जागृति, जिसमें यह गीत गाया गया था। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाया झांकी हिंदुस्तान की। 1954 में आई डायरेक्टर सत्यन बोस की फिल्म जागृति का यह एक बेहतरीन गीत है। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाया झांकी हिंदुस्तान की। यह गीत बच्चों को स्वतंत्रता का मूल्य समझता है। इस गीत को लिखा और गाया कवि प्रदीप ने तथा संगीत से सजाया है हेमंत ने। 1954 में आई डायरेक्टर सत्यन बोस की फिल्म जागृति का यह एक बेहतरीन गीत है। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाई झांकी हिंदुस्तान की। यह गीत बच्चों को स्वतंत्रता का मूल्य समझता है। इस गीत को लिखा और गाया है कवि प्रदीप ने और संगीत से सजाया है हेमंत कुमार ने। आज़ादी के 7 साल बाद बच्चों को केंद्र में रखकर बनाई गई यह फिल्म बच्चों को सकारात्मक भविष्य की दिशा दिखाने की कोशिश करती है। एक तरफ यह गीत देश के नैनीहालों को भारत के भौगोलिक आभा से परिचित कराता है, तो दूसरी ओर राजस्थान से लेकर बंगाल तक स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों की इतिहास गाथा को प्रस्तुत करता है। यह गीत भारत की मिट्टी को तिलक मानकर मस्तक पर सजाने का आह्वान करते हुए देश के ननिहालों को उसके स्वर्णिम इतिहास से परिचित कराता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देश रंगीला किसका प्रसिद्ध गीत है? देश रंगीला देशभक्ति गीत समकालीन दौर का एक चर्चित गीत है। यह गीत फिल्म फना फना एक फिल्म थी जिसमें देश रंगीला गीत गाया था, और फना फिल्म 2006 में रिलीज हुई। देश रंगीला देशभक्ति गीत समकालीन दौर का एक चर्चित गीत है। यह गीत फिल्म फना जो 2006 में रिलीज हुई थी इसमें शामिल है। इस देशभक्ति गीत को गायक महालक्ष्मी अय्यर ने गाया है। किसने गाया है? इस देशभक्ति गीत को महालक्ष्मी अय्यर ने गाया है। इस गाने का संगीत निर्देशक जतिन ललित ने दिया है। प्रसून जोशी के द्वारा लिखे गए इस गीत में भारतवर्ष की लोक संस्कृति को उनकी भव्यता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ की जीवन शैली, बोली, भाषा, वस्त्र, तीज, त्योहार, इन सभी को गीत में सजाकर प्रस्तुत किया गया है। फिर से एक बार देखेंगे, देश रंगीला किसका प्रसिद्ध गीत है? देश रंगीला देशभक्ति गीत समकालीन दौर का एक चर्चित गीत है। यह गीत फिल्म फना जो 2006 में रिलीज हुई थी इसमें शामिल है। इस देशभक्ति गीत को गायक महालक्ष्मी अय्यर ने गाया है। इस गीत का संगीत निर्देशक जतिन ललित ने दिया है। प्रसून जोशी के द्वारा लिखे गए इस गीत में भारतवर्ष की लोक संस्कृति को उसकी भव्यता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ की जीवन शैली, बोली, भाषा, वस्त्र, एक बार फिर से देखते हैं, देश रंगीला किसका प्रसिद्ध गीत है? देश रंगीला देशभक्ति गीत समकालीन दौर का एक चर्चित गीत है। यह गीत फिल्म फना जो कि 2006 में रिलीज हुई थी इसमें शामिल है। इस देशभक्ति गीत को गायक महालक्ष्मी अय्यर ने गाया है। इसने गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने। इस गाने का संगीत निर्देशक जतिन ललित ने दिया है। प्रसून जोशी के द्वारा लिखे गए इस गीत में भारतवर्ष की लोक संस्कृति को उसकी भव्यता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ की जीवन शैली, बोली, भाषा, वस्त्र, तीज, त्योहार, इन सभी को गीत में सजाकर प्रस्तुत किया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे वतन के लोगों जरा आंखें भर लो पानी, यह किसकी रचना है? यह प्रसिद्ध देशभक्ति गीत कवि प्रदीप ने लिखा है। किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखें भर लो पानी, यह गीत किसने लिखा है? कवि प्रदीप ने लिखा है तथा इसे संगीत से सी रामचंद्र ने सजाया है। लता मंगेशकर जी ने अपने सुर में इसे गाया है। ये मेरे वतन के लोगों। यह गीत 27 जनवरी 1963 को पहली बार नई दिल्ली नेशनल स्टेडियम में गाया गया। इस दौरान वहां पर तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन व तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे। यह गीत आज़ादी का जश्न मनाने वाले भारतीयों को वीर बलिदान की याद दिलाता है। फिर से एक बार देखेंगे, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखें भर लो पानी, यह किसकी रचना है? यह प्रसिद्ध देशभक्ति गीत कवि प्रदीप ने लिखा है तथा इसे संगीत से सी रामचंद्र ने सजाया है। लता मंगेशकर जी ने अपने सुर में गाया है अर्थात अपने सुर दिए। यह गीत 27 जनवरी 1963 को पहली बार नई दिल्ली नेशनल स्टेडियम में गाया गया। इस दौरान वहां पर तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन व तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे। यह गीत आज़ादी का जश्न मनाने वाले भारतीयों को वीर बलिदान की याद दिलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गीतकार प्रदीप का जन्म कब और कहाँ हुआ? कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 में हुआ। कब हुआ? 6 फरवरी 1915 में हुआ। 6 फरवरी 1915 में कवि प्रदीप का जन्म हुआ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। गीतकार प्रसिद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 6 फरवरी 1915 ईस्वी को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ। इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुलशन बावरा का पूरा नाम लिखिए। गुलशन जी का मूल नाम गुलशन कुमार मेहता था। उन्हें बावरा पगला उपनाम फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था। उन्हें बावरा पगला उपनाम फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था। कालांतर में यह नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरा फिल्मी जगत उन्हें इसी नाम से पुकारने लगा। अपनी साहित्यिक सोच और समझ के कारण गुलशन बावरा फिल्म संगीत से जुड़े थे। उनकी कल्पनाशीलता ने उन्हें फिल्म जगत के आसमान पर स्थापित कर दिया। फिर से एक बार देखें, गीतकार प्रदीप का जन्म कब और कहाँ हुआ? 6 फरवरी 1915 ईस्वी को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुलशन बावरा का पूरा नाम क्या है? गुलशन बावरा जी का मूल नाम गुलशन कुमार मेहता था। उन्हें बावरा पगला उपनाम
फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था। कालांतर में यह नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरा फिल्मी जगत उन्हें इसी नाम से पुकारने लगा। अपनी साहित्यिक सोच और समझ के कारण ही गुलशन बावरा फिल्म संगीत से जुड़े थे। उनकी कल्पनाशीलता ने उन्हें फिल्म जगत के आसमान पर स्थापित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैफे आजादी को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आवारा सिजदे पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया। कैफे आजादी को किस पुस्तक पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? आवारा सिजदे पुस्तक पर उनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्याम नारायण पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ? फिर बता दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म 1907 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के डुमराव नामक गांव में हुआ। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ? 1907 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के डुमराव नामक गांव में हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म एवं रचना कर्म पर प्रकाश डालिए। आप लोगों को बता दें, ये भी इम्पोर्टेंट है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को आगरा के रोहता में हुआ। इनकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में ही पूर्ण हुई। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी, जिनके कारण ये बच्चों के गांधी भी कहलाते हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं देश प्रेम, वीरता, प्रकृति आदि पर आधारित है। प्रयागराज में इन्होंने गुंजन नामक संस्था भी बनाई, जिसकी गोष्ठियां समय समय पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के कक्ष में होती रहती हैं। ये काव्य मंचों पर काव्य पाठ भी करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। बाल गीत के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय कार्य किया। स्वाधीनता के उपरांत उनका पहला बाल गीत कातो और गाओ सन 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनके द्वारा लगभग 26 बाल साहित्य की किताबें लिखी गई। फिर से एक बार देखें, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म एवं रचना कर्म पर प्रकाश डालिए। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को आगरा के रोहता में हुआ। इनकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में ही पूर्ण हुई। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें लिखी? 26 पुस्तकें लिखी, जिनके कारण ये बच्चों के गांधी भी कहलाते हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं देश प्रेम, वीरता, प्रकृति आदि पर आधारित है। प्रयागराज में इन्होंने गुंजन नामक संस्था भी बनाई, जिनकी गोष्ठियां समय समय पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के कक्ष में होती रहती हैं। ये काव्य मंचों पर काव्य पाठ भी करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही इन्होंने लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। बाल गीत के क्षेत्र में इन्होंने सराहनीय कार्य किए। स्वाधीनता के उपरांत उनका पहला बाल गीत खातो और गाँव सन 1949 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उनके द्वारा 26 बाल साहित्य की पुस्तकें लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उठो धरा के अमर सपूतों का सारांश लिखे। यह कविता कवि की राष्ट्रवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जहाँ कवि देश के नव युवकों का आह्वान करता है। देश का नव निर्माण युवकों के जोश, उत्साह तथा नव चेतना से ही संपन्न हो सकता है। कवि भारत के नवयुवक से नवयुग के निर्माण की बात करते हुए कहते हैं कि उत्साहहीन लोगों के जीवन में नई चेतना, नया उत्साह, नया प्राण भर दो। नया सवेरा है, नई बात है, नई किरण से तात्पर्य देश की स्वतंत्रता से है। आजाद भारत हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आया है, जिनसे हम तभी पार पा सकते हैं तन मन धन इनसे नव निर्माण के लिए संकल्पित हो। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुलशन बावरा का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? गुलशन बावरा का प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती है। क्वेश्चन नंबर 42, अटल बिहारी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदान एवं असाधारण कार्यों के लिए 27 मार्च 2015 को अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 27 मार्च 2015 को। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किए जाने की घोषणा भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में ही कर दी थी। फिर से एक बार देखेंगे, गुलशन बावरा का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्वेश्चन नंबर 42 है, अटल बिहारी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदान एवं असाधारण कार्यों के लिए 27 मार्च 2015 को अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किए जाने की घोषणा भारत सरकार ने दिसंबर में ही कर दी थी, दिसंबर 2014 में ही कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राणा प्रताप की तलवार कविता का सारांश लिखिए। राणा प्रताप की तलवार रचना श्याम नारायण पांडे की है। ये कविता कवि की राष्ट्रवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति है।
जहाँ कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है। देश का नवनिर्माण युवकों के जोश, उत्साह और नव चेतना से ही संपन्न हो सकता है। कवि भारत के नवयुवकों से नवयुग के निर्माण की बात करते हुए कहते हैं कि उत्साहहीन लोगों के जीवन में नई चेतना, नया उत्साह, नया प्राण भर दो। नया सवेरा है, नई बात है, नई किरण से तात्पर्य देश की स्वतंत्रता से है। आजाद भारत हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आया, जिनसे हम तभी पार पा सकते हैं जब तन मन धन इनके लिए नवनिर्माण के लिए संकल्पित हो, अर्थात नए निर्माण के लिए संकल्पित हो। फिर से एक बार देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा प्रताप की तलवार कविता का सारांश। राणा प्रताप की तलवार श्याम नारायण पांडे की रचना है। यह कविता कवि की राष्ट्रवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जहाँ कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है। देश का नवनिर्माण युवकों के जोश, उत्साह, नव चेतना से संपन्न हो सकता है। कवि भारत के नवयुवकों से नवयुग के निर्माण की बात करते हुए कहते हैं कि उत्साहहीन लोगों के जीवन में नई चेतना, नया उत्साह, नया प्राण भर दो। नया सवेरा है, नई बात है और नई किरण है, से तात्पर्य देश की स्वतंत्रता से। आजाद भारत हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आया है, जिनसे हम कभी पार पा सकते हैं जब तन मन धन से इसके नवनिर्माण के लिए संकल्पित हो।